CH-36 लव इन्फिनाइट। सुबह का समय था जब उस कमरे में बहुत ज्यादा शांति थी। इसी बीच प्रेम पूरी तरह तैयार होकर वहां पहुंचा। शायद वो कहीं बाहर जाने की तैयारी में लग रहा था। अनंत को अभी भी गहरी नींद में सोया देखकर उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। करीब जाकर उसने हल्के से अनंत से सर पर हाथ फिराया। मैं जल्दी लौट आऊंगा। छोटा सा इंटरव्यू होने जा रहा है, जिसे हाँ कहने के बाद अब पीछे नहीं हट सकता। तुम अच्छे से आराम करना। उसकी आवाज सुनने के बाद भी अनंत नहीं जागा तो हिम्मत कर प्रेम ने अपना मास्क हटाया और बिल्कुल हल्के से अनंत के माथे पर होठ रखे। उसका मन नहीं था अनंत से दूर जाने का, पर मजबूरी थी। वह बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। नीचे हॉल में ही धनंजय और शंभवी खड़े थे। शंभवी तो प्रेम के साथ जाने वाली थी, इसलिए प्रेम ने सख्त शब्दों में धनंजय से कहा, मेरे आने तक अनु का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो। वैसे क्या सच में अपना चेहरा आज दुनिया के सामने लाने वाले हो? धनंजय परेशानी से बोला। अब डर भी तो नहीं है ना? वह साथ है मेरे और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, जिससे उसे मेरे बारे में कुछ पता चल सके। जब तक खुद मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा देता तब तक उसे कुछ पता नहीं चलेगा मेरे बारे में। प्रेम कहते हुए एकदम से चुप हो गया। सुरभि आंखें मलते हुए आ रही थी। उसने दूसरे हाथ से सर पकड़ा था। लेडी बॉस, आप लोग सुबह सुबह काम पर जा रहे हो, लेकिन अब क्या बचा है इवेंट के बाद? सुरभि ने उनिंदी आवाज के कहा। शंभवी ने उसके बालों को कान के पीछे कर दिया। इंटरव्यू है, ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें। आपके आने के बाद हम वापस जा रहे हैं ना? मैं सामान तैयार रखूं ना मेरा और अनु का? सुरभि ने कहा। शंभवी ज्यादा कुछ नहीं कह पाई सिवाय हाँ कहने के, क्योंकि वापस तो सिर्फ वो दोनों जाने वाली थी। जिस पर आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था शंभवी को। दोपहर हो रही थी जब अनंत अपनी नींद से जागा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वजह तो वो बिल्कुल नहीं जानता था। पिछली रात वो पार्टी में था, बस इतना ही उसे याद रहा। बाकी घर कैसे पहुंचा होगा इसके लिए उसने प्रेम को याद किया। वह कमरे में नहीं था, वरना हर रोज तो अपने आसपास ही बैठ मिल जाता था। अनंत ने खुद से उठने की कोशिश की तो बस वह उठकर बैठ पाया मुश्किल से। उसने कुछ समय इंतजार किया। जब प्रेम नहीं आया तो अनंत ने एक नजर घड़ी की तरफ डाली। उसकी आंखें बड़ी हो गई। 12 बज गए और मैं अब तक सोया पड़ा हूँ। क्या पता ब्लेड अपने काम पर चला गया हो। फिर अब मेरी मदद कौन करेगा? कुछ पल वह परेशान बैठा रहा। उसके बाद उसने अपना फोन लिया, लेकिन उसने तो कभी प्रेम से उसका नंबर किया ही नहीं था। फोन को दूसरी तरफ पटक कर वह नाराज होकर बैठ गया। ये गलत बात है। तुम मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? बहुत बेबस महसूस होता है मुझे, क्योंकि अब मैं खुद से फ्रेश होने तक नहीं जा सकता। कहते हुए उसने पास ही रखी गई व्हीलचेयर को देखा। उसके मन में ख्याल आया कि कोशिश करके देखनी चाहिए। 1 मिनट तक वो इस बारे में विचार करता था। फिर धीरे से सरक कर बिस्तर के किनारे पहुंचा। एक हाथ मेज पर टिकाते हुए उसने दूसरा हाथ कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ इंच का फासला था जिसे वो तय कर पा रहा था। उसकी पीठ पर दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता रहा। थोड़ा और आगे सरक कर उसने हाथ आगे बढ़ाया ताकि कुर्सी को पकड़ सके, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाया और बिस्तर से गिर पड़ा। एक कराह उसने मुंह से निकली। इसी नीचे हाथ लगने से मेज पर रखा हुआ रिमोट भी नीचे गिर गया, जो शायद टीवी का था। टीवी जल उठी और उस पर न्यूज चल रही थी। एलआई के फाउंडर और ओनर पहली बार हमारे न्यूज चैनल से जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वागत कीजिए मिस्टर प्रेम नायक का, साथ ही कंपनी की बागडोर संभालती सीईओ मिस शंभवी नायक का। वह नाम सुनकर अनंत अपना सारा दर्द वही भूल गया। उसकी आंखें फैल गई और प्रार्थना करने लगा, ये वो इंसान बिल्कुल ना हो जो कुछ दिनों से उसके साथ रहकर उसके दिल में दस्तक देने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाई और एकदम से पीछे मेज से लग गया। वही शख्स था प्रेम नायक, जिससे कभी अनंत ने प्यार किया था। ये वही शख्स था जिसने उसके साथ साथ उसकी मां पर भी गोलियां चला दी थी। अनंत की सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी धड़कनें रफ्तार से चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था शरीर में खून का प्रवाह दुगुनी गति से हो रहा हो। आंखें भर आई और कब बहने लगी पता भी ना चला। वही टीवी पर प्रेम हल्की मुस्कान के साथ शंभवी के साथ बैठा दिख रहा था। एंकर ने आगे कहा, सबसे पहले तो ये बताइए मिस्टर प्रेम, इतना बड़ा फैशन ब्रांड खड़ा कर दिया आपने, वो भी इतनी कम उम्र में। कैसे मिली ये प्रेरणा? बस किसी के लिए कुछ करना था, प्रेम ने छोटा सा जवाब दिया, जिस पर एंकर हल्के से हंस पड़ी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। वह अगले सवाल पर पहुंची, एलआई मतलब क्या है इस शब्द का? लव इन्फिनाइट।
प्रेम ने फिर छोटा सा जवाब दिया, जिस पर अब शंभवी भी मुंह दबाकर मुस्कुरा पड़ी। लव मतलब प्रेम, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये इन्फिनाइट अनंत कौन है? एंकर ने एकदम सही पकड़ा था उस शब्द को। वेल, ये तो सीक्रेट है, प्रेम ने कहकर कॉफी का मग उठाया तो एंकर ने भी शर्मिंदगी छुपाने के कॉफी मग उठा लिया। अनंत की आंखें उस स्क्रीन से हटने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसे सांसें लेने में तक तकलीफ हो रही थी। अचानक ही उसने पास पड़ा रिमोट उठाया और टीवी पर मारकर अगले ही पल जोर से चीख पड़ा। नीचे हॉल में उसकी चीख धनंजय और सुरभि के कानों में पहुंची। सुरभि के हाथ से तो पानी का ग्लास ही छूट गया। वहीं धनंजय ने इस समय कोई मास्क नहीं लगाया था। इस बात का ख्याल किए बिना ही वह तेजी से अनंत के कमरे की तरफ भागा। उस एक चीख पर अनंत रुका नहीं। लगातार वह पागलों की तरह चीखने लगा। दर्द था उन चीखों में। सुरभि के तो कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। चलते हुए ही वह लड़खड़ा कर गिर गई। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। शायद अनंत को पैनिक अटैक आया था। ऐसे में वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय दादा को बुलाना होगा, उसने बदहवासी में कहा और अपना फोन कहा था याद करने लगी। धनंजय ने जैसी ही कमरे का दरवाजा खोला, अनंत की चीखें साफ साफ उसके कानों के पर्दों से टकराने लगी। वह बिस्तर के पास नीचे पड़ा था। दूसरी तरफ टीवी का कांच टूटा हुआ दिख रहा। ऐसा भी क्या हुआ होगा कि अनंत की ये हालत हो गई, इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था धनंजय। सर झटक कर वह अनंत ने पास पहुंचा और उसे पकड़ना चाहा, लेकिन अनंत दूर झटकने लगा उसे। अनंत, बच्चे शांत हो जाओ, देखो मेरी तरफ, मैं हूँ धनंजय, उसने कहकर अनंत को जैसे तैसे पकड़ ही लिया। लेकिन नहीं संभाल पा रहा था वो अनंत को, क्योंकि कुछ सुन लेने या समझने की हालत में दिख नहीं रहे था वो। टू बी कंटिन्यूड कमेंट के साथ साथ फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। CH-37 किंग के ऑर्डर्स गोवा उस विला के बाहर गागी एक गाड़ी लेकर पहुंच चुकी थी। विराट ने सोहम का सामान गाड़ी में रखा और वह निकलने ही वाले थे कि सोहम के फोन पर सुरभि की तरफ से कॉल आने लगा। चाहे कोई भी बात हो, सुरभि तब तक सोहम को कॉल नहीं करती थी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, वरना वह बस मैसेज डाल दिया करती थी सोहम को। सोहम ने समय जाया ना करते हुए फोन उठा लिया। बोलो क्या हुआ? अनु ठीक है ना? नहीं दादा, वह ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता अचानक क्या हुआ, लेकिन वह चिल्ला रहा है बहुत। उसे फिर से पैनिक अटैक आया है। सुरभि जल्दबाजी में मगर रोते हुए बोली। सोहम का दिल धक से रह गया। उसके होठ कपक पाने लगे। उसने कहा, मेरी बात सुनो, उसे शांत करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा तो मुझसे बात करवाओ उसकी। मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां। जल्दी आओ दादा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुरभि ने कहा तो सोहम ने फोन बंद कर दिया। विराट उसके फोन बंद होने का ही इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ही पूछा, सोमू क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। मुझे आइलैंड जाना है अभी। ले चलोगे क्या विराट? सोहम का चेहरा रोना सा हो चुका था। विराट को कुछ भी कहना सही नहीं लगा। उसने गागी की तरफ देखा। जेट रेडी करने के लिए बोलो। गागी की भी कुछ पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने हल्के से सर हिला दिया। आइलैंड पर विला के बाहर गाड़ी आकर रुकी और प्रेम हवा की गति से उतरकर अंदर पहुंचा। आज ना कोई मास्क था ना ही कॉन्टैक्ट लेंस। वह ब्लेड बनकर नहीं बल्कि प्रेम बनकर अनंत के सामने जा रहा था। उसके कदम उस कमरे के बाहर जाकर रुके जहां सुबह वह अनंत को सुकून के साथ सोता छोड़कर चला गया था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ कांप रहा था। पीछे से शंभवी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर बहुत ज्यादा शांत थी। वो दोनों ही धीमे कदमों से पहुंचे। अनंत बिस्तर पर लेटा था, शायद बेहोश हो चुका था। पास ही एक डॉक्टर खड़ा था जिसे धनंजय ने अनंत के अचानक बेहोश हो जाने पर बुला लिया था। सुरभि वही एक कुर्सी पर बैठी सूखे पत्ते सी कांप रही। उसकी नजरें नीचे थी और पलकें गीली। शंभवी उसकी तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही सुरभि के सर पर हाथ रखा, सुरभि ने भीगी पलकें उठाकर देखने के बाद अगले ही पल शंभवी की कमर पर बाहें लपेट ली। वह फिर से रोने लगी थी, बिना कोई आवाज किए। शंभवी ने प्रेम पर एक नजर डाली। वह आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं था। कुछ बोलना तो दूर की ही बात थी। धनंजय, क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? तुम थे ना यहाँ? शंभवी ने सवाल किए। उसे सोता हुआ देखकर मैं नीचे गया था बस। अचानक ही उसकी चीखें सुनाई देने लगी। जब ऊपर आया तो वो नीचे पड़ा था, और शायद उसने टीवी को भी तोड़ दिया है। धनंजय ने इशारा किया। टीवी कुछ देखकर वह इतना पैनिक नहीं होगा, शंभवी ने सोचते हुए धीरे से कहा। प्रेम व्यंग से खुद पर ही मुस्कुरा पड़ा। मेरी किस्मत ही खराब है।
कोई जरूरत नहीं थी मुझे इंटरव्यू देने की। उसका अंदाजा सबसे पहले उसी तरफ गया, जिसे सुनकर शंभवी ने आंखें बड़ी कर ली। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, शाम तक होश आ जाएगा। कोशिश कीजिए ये किसी भी बात का ज्यादा स्ट्रेस ना ले, डॉक्टर ने कहा तो धनंजय ने किसी को आवाज देकर बुलाया ताकि वह डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आए। अब क्या? धनंजय ने सवाल किया। डॉक्टर राघवेंद्र को लेने के लिए एक जेट भेजो। आइलैंड फिलहाल के लिए खाली कर दो। कोई भी फ्लाइट यहाँ लैंड नहीं होनी चाहिए। और शादी की तैयारी करो। तुम सब जा सकते हो अब बाहर। प्रेम ने मानो कोई आदेश दिया और वह जाकर अनंत की बगल में बैठ गया। सुरभि धीरे से अलग हुई। प्रेम की एक भी बात उसे समझ नहीं आई। शंभवी ने सहारा देकर उसे खड़ा किया और अपने साथ बाहर ले गई। पीछे पीछे धनंजय भी चला गया। बाहर आते ही सुरभि ने कहा, ये मिस्टर किंग शादी की क्या बात कर रहे थे? तुम मेरे साथ चलो पहले। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। शंभवी के पास कोई जवाब नहीं उसके सवाल के लिए। अब सब कुछ वो समय पर छोड़ देना चाहती थी। धनंजय को भी समझ नहीं आ रहा था ऐसी हालत में वो शादी क्यों करना चाहता था। और क्या अनंत तैयार होने वाला था ऐसा करने के लिए? शाम का समय था जब उस जेट में मौजूद विराट का दिमाग खराब हो गया जब उसे कैप्टन ने बताया कि किसी भी फ्लाइट को एयरपोर्ट पर लैंड नहीं होने दिया जाएगा। विराट ने अपनी गर्दन सहलाई। तभी मैं कहूँ उस प्रेम ने क्यों अपना प्रोजेक्ट इस सुनसान आइलैंड पर शुरू किया? वो तो बस अपना एम्पायर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि समय आने पर कोई उसकी जगह कदम ना रख पाए। लेकिन मेरा नाम भी विराट नायक है। खुद से कहने के बाद उसने आदेश दिया कि बिना उनकी परमिशन भी फ्लाइट लैंड करो। कैप्टन को यह डिसीजन गलत लग रहा था, पर उसके ऊपर ज्यादा पैसेंजर की जिम्मेदारी भी नहीं थी। खुद विराट ने आदेश दिया था तो वह लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। कुछ ही समय में रोके जाने के बावजूद उनका जेट रनवे पर लैंड हुआ। काफी सारी गाड़ियां जेट के रुकने से पहले ही उनके पीछे लग गई। जैसे ही जेट रुक गया, गाड़ियों में से हथियार लिए गार्ड्स बाहर निकल आए। विराट लापरवाही से बाहर निकल आया। उसके साथ सुरक्षा के लिए एक लौती गागी थी बस। उसके नीचे आते ही सिक्योरिटी चीफ ने कहा, मिस्टर विराट नायक आप यहाँ नहीं आ सकते। किंग के आदेश है कोई भी फ्लाइट यहाँ लैंड नहीं होगी। आपको वापस जाना होगा, क्योंकि बाकी फ्लाइट्स भी हम वापस भेज चुके हैं। अब तुम मुझे बताओगे क्या करना है क्या नहीं? विराट ने अपने हाथ पीछे बांधकर कहा। मेरे नहीं किंग के ऑर्डर्स है। सिक्योरिटी चीफ सर झुकाकर बोला। तुम्हारे किंग का बड़ा भाई हूं मैं, और बड़ी आसानी से तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। इसलिए मुझे रोकने की नाकाम कोशिश मत करो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, विराट ने कहा और पलटकर आवाज लगाई, सोमू आ जाओ। अगले ही पल गागी के पीछे सोहम बाहर निकल आया। फिर वो तीनों ही एक गाड़ी की तरफ बढ़ गए जो उनकी थी भी नहीं। सिक्योरिटी चीफ परेशान हो गया, इसलिए उसका सबसे पहला कॉल धनंजय को गया। टू बी कंटिन्यूड कमेंट के साथ साथ फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। CH38 इज्जत के बदले इज्जत। शाम का समय था जब अनंत ने नींद में ही चादर को कसकर मुट्ठियों में भींच लिया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी और कभी कभार आंखों से आंसू की बूंदें भी बह निकलती। प्रेम उसके पास ही मौजूद था। बार बार वो अनंत का चेहरा साफ कर रहा था। कोई भाव नहीं थे इस समय उसके चेहरे पर। अपने मन को मजबूत बनाए वो अब बस अनंत के होश में आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच अनंत ने कसकर अपनी आंखें मिच ली और अगले ही पल एक चीख के साथ वह नींद से जागा। उसका मुंह हल्का सा खुला था। कुछ समय तक उसे कुछ भी नहीं सूझा। बस गहरी सांसें लेकर वह खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। प्रेम उसके चेहरे के सामने बैठा था, इसका भी ख्याल उसे शांत होने के बाद आया। आंखें बड़ी कर उसने उठने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रेम ने उसका कंधा पकड़कर उसे दोबारा नीचे गिरा दिया। अनंत की आंखें लाल हो गई। गुस्से के कारण उसका जबड़ा कस गया। तभी प्रेम ने उसका मुंह पर उंगली रख दी ताकि वह कुछ भी ना बोल पाए। सुनो मेरी बात, प्रेम ने ठंडी आवाज में कहा। अनंत ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर हाथ झटकते हुए कहा, दूर हो जाओ मुझसे। करीब मत आना मेरे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं छूना। अनंत मुश्किल से खुद ही कोशिश करते हुए उठा और पीछे सरक कर दूर होने लगा, जिसके चलते बिस्तर से उसकी पीठ टकरा गई। प्रेम ने कहा, शांत रहो बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी, ना तुम्हारा चेहरा देखना है। या तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से या फिर मुझे दूर कर दो अपनी नजरों से। अनंत उस पर चिल्ला दिया। अनंत की फिर से चीख सुनकर बाहर सुरभि सबसे पहले आकर खड़ी हुई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अंदर से बंद था। उसने इस बीच बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था हॉल में हो चुकी उन तैयारियों पर, जो किसी की शादी के लिए की गई थी।
सुरभि ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, जिसका अंदर मौजूद प्रेम पर जरा भी असर नहीं पड़ा, बल्कि वह लगातार अनंत की नफरत भरी आंखों में देखे जा रहा था। उसने एकदम से कहा, ना मैं कहीं जाऊंगा ना ही तुम। तुम्हें जाने देने के लिए तो यहाँ बिल्कुल नहीं लाया हूं मैं। क्या क्या चाहते हो आप हनन? इतना सब पहले ही कर चुके हो। अब जान से मारना चाहते हो? मार दो, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। अनंत ने खुद की हालत पर तरस खाते हुए कहा। मौत बहुत आसान होती है अनु। मुश्किल तो जिंदगी है, जिसे हम दोनों ही जी रहे हैं। आगे भी जिएंगे, लेकिन एक साथ। हम शादी कर रहे हैं आज। खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पहला प्यार ही तुम्हारा दूल्हा होगा। प्रेम ने भावहीन आवाज में कहा। शट अप, जस्ट शट अप। मैं तुमसे शादी करूंगा, एक ऐसे इंसान से जिसने मेरे माँ बाप का खून किया। मुझे भी मार ही दिया था, लेकिन शायद कुछ ज्यादा पाप कर दिए थे मैंने, जिसकी सजा भुगतने के लिए मैं जिंदा रहा। इतनी बेशर्मी से कह भी कैसे रहे हो शादी के बारे में? अनंत फिर चिल्लाया। उसका गला पूरा बैठ चुका था चिल्लाने के कारण। उसकी सांसें तेज चल रही ही। प्रेम ने अपने बालों में हाथ घुमाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, मेरी बेशर्मी तुम्हारे बाप के गुनाह के सामने ज्यादा बड़ी नहीं है अनंत। मेरी माँ के बलात्कारी के बेटे से अभी भी शांति से बात कर रहा हूँ मैं। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए तुम्हें मुझसे? अनंत एकदम से सुनना पड़ गया। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम्हारा बाप प्रकाश राउत, उसने मेरी माँ का बलात्कार किया, साथ ही मार भी डाला मेरी माँ को। क्या पागलपन का दौरा आया था मुझे? यूं ही हथियार लेकर तुम्हारे घर पहुंच गया और गोलियां चला दी, प्रेम ने कहा और अपनी जेब तलाशने लगा। विश्वास नहीं होगा ना तुम्हें मुझ पर? रुको एक मिनट। अगले ही पल उसने एक नेम टैग निकालकर अनंत पर फेंका। ये रहा सबूत, मेरी मरी माँ के पास से मिला था। कहना कि अब यह भी झूठ है? अनंत ने वह नेम टैग उठाकर उस पर नाम देखा। वो सच में उसके पिता का ही नाम था। अनंत ने आंखें बंद कर ली तो आंखों में जमा हुआ पानी गालों पर बह निकला। बाहर मानो तूफान आया था जब 15 साल के अनंत ने अपने पिता प्रकाश के लिए दरवाजा खोला। आधी रात कब की गुजर चुकी थी। अनंत ने कहा, कितनी देर लगा दी आपने? दरवाजा खोल दिया ना, अब जाकर सो जा, प्रकाश ने रूखे स्वर में कहा। उसकी यूनिफॉर्म के बटन अजीब से लगे हुए थे। नेम टैग गायब था, और अनंत की नजर रुकी उसकी गर्दन पर बनी नाखूनों की खरोच पर। पापा, आपको चोट लगी है गर्दन पर, खून आ रहा है। अनंत चिंता भरी आवाज में बोला। तुझे एक बार में समझ नहीं आता कि जाकर सो जा, प्रकाश उस पर भड़क उठा। और तेरी वो कामचोर माँ कहाँ है? घोड़े बेचकर सो गई। इंतजार नहीं किया जाता उससे मेरे आने का। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपका इंतजार किया। खाना रखा है टेबल पर, खा लेना। अनंत नाराजगी से बोला और एकदम से अपने कमरे में भाग गया। उस रात को याद करते हुए और अपने हाथ में यह नेम टैग देखकर अनंत की किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं थी कि प्रेम झूठ बोल रहा होगा। छोटा था लेकिन उसका बाप कैसा था ये उसकी नजरों से छुपा नहीं था। घर की औरत को इंसान भी नहीं समझता था और गली मोहल्ले की हर औरत पर गंदी नजरें मारता। अनंत का सर घूमने लगा। वो नहीं सहन कर पा रहा था अपने सर पर इतना बड़ा कलंक। उसने सर को कसकर पकड़कर चीख कर कहा, मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी? तुमने क्यों किया ऐसा? मारना था तो उसे ही मारते ना। प्रेम ने अपना गला तर कर लिया। मैंने जानबूझकर नहीं मारा तुम्हारी माँ को। वह एक हादसा था, मुझे पता भी नहीं था वो वहां होंगी। तुमने गलत किया, तुमने गलत किया है। अनंत ने अब भी नफरत से उसे देखना जारी रखा। माना उसके बाप की गलती थी, लेकिन माँ ने क्या किया था? प्रेम ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, अच्छा, गलत किया मैंने। क्या उसके गुनाह में उसका परिवार शामिल नहीं होता? क्या तुम उसके गुनाह के भागीदार नहीं हो? इस हिसाब से सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए ना। बोलो, कैसे चुकाओगे मेरी माँ की इज्जत की कीमत, उनकी जान की कीमत? जान में बदले जान, इज्जत के बदले इज्जत। अनंत ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया। इज्जत चाहिए तुम्हें? प्रेम ने कुछ नहीं कहा तो अनंत अपनी शर्ट को निकालने लगा। फिर उसने कहा, जब तुम्हारा मन भर जाए तो प्लीज मुझे मार देना। कहकर उसने आंखें बंद कर ली। खुद को प्रेम को सौंपने के लिए वह तैयार था। अब उसे कोई बहस नहीं करनी थी आगे। अगले ही पल प्रेम की छुबन शरीर पर पाकर वह सिहर उठा। प्रेम ने कहा, मौत काफी छोटी सजा होगी ऐसा नहीं लगता? और मेरा मन एक ही बारी में बिल्कुल नहीं भरेगा, इसलिए अब मैं जो भी करूं चुपचाप मान लो। अनंत के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला जवाब में। इसी बीच प्रेम ने उसे उठाया और बाथरूम की तरफ के गया। टू बी कंटिन्यूड कमेंट के साथ साथ फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। CH 39 अनंत। प्रेम की शादी रात का समय था जब प्रेम ने अनंत को उस खाली बाथटब में रख दिया।
बहुत अच्छी खुशबू फैली थी वहां, शायद हल्की और चंदन की थी, जो एक कटोरी में रखी हुई थी। कुछ गुलाब की पंखुड़ियां उस पर डाली गई थी। प्रेम ने अपना हाथ उसमें दोबारा और अगले ही पल अनंत के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। बिना हल्दी के शादी की रस्म पूरी नहीं होती ना। अनंत को चेहरे पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके धीरे से आंखें खोल दी। प्रेम ने उसे देखते हुए दूसरे गाल पर भी वह हल्दी चंदन से सना हाथ लगा दिया। अनंत की आंखें अभी भी बह रही थी, जिससे प्रेम की कितनी तकलीफ हो रही थी ये वो जान भी नहीं सकता था अपनी नफरत के चलते। प्रेम इतना आगे कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों शादी कर रहे हैं अनु, मुझे भी हल्दी लगाओ, प्रेम ने सर्द आवाज में कहा। अनंत ने अपने गाल को छुआ और वह कांपता हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रेम ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपने गाल से लगाकर आंखें बंद कर ली। बहुत कम समय के लिए वह सुकून के साथ अपने प्यार को खुश देखते हुए रह पाया। वैसे एक बात जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड डॉक्टर सोहम यहाँ आ चुका है। जल्दी ही हमारी शादी में शामिल होने पहुंच जाएगा, प्रेम ने कहा। अनंत की आंखें बड़ी हो गई। सुरभि और सोहम को दूर रखो इस सब से। अगर उन्हें दूर रखा तो तुम कैसे मेरी बात मानोगे? कुछ कर लिया तुमने अपने साथ तो मेरा क्या होगा? इसलिए खुद को छोटी सी चोट पहुंचाने से पहले उनके बारे में 10 बार सोच लेना। जिंदगी नर्क सी बना दूंगा मैं उस परिवार के लिए, प्रेम ने शांति से मगर चेतावनी भरे लहजे में कहा। उन्हें कुछ नहीं करना। अनंत की आवाज के साथ साथ आंखों में भी विनती थी। तो सबसे पहले अपनी आंखें साफ करो, प्रेम ने प्यार से कहा। अनंत ने जल्दी से आंखें साफ करके उसे देखा तो प्रेम ने उसकी गर्दन पर हल्दी लगा हुआ हाथ फिराकर कहा, गुड बॉय। कुछ ही समय में दोनों शादी के लिए कपड़े पहने कमरे से बाहर निकले। सुरभि कब से वही खड़ी होकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। शंभवी ने काफी ज्यादा उसे रोका और मना के अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन सुरभि ने एक नहीं सुनी। दरवाजा खुलते ही वह प्रेम पर चिल्ला पड़ी, आप खुद को समझते क्या है मिस्टर किंग? ऐसे कैसे मेरे भाई को अंदर बंद कर लिया? प्रेम उसे नजरअंदाज करते हुए उसकी बगल से निकलकर अनंत को लिए चला गया। सुरभि खाली चेहरा लिए उसे जाता देखने लगी। अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जल्दी ही उसे एक सदमा मिल गया जब नीचे हो चुकी शादी की तैयारियां दिखी। प्रेम अनंत को लेकर उस हवन कुंड के सामने बैठा था। मिस्टर किंग, आप ये क्या? सुरभि उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। प्रेम ने उसे घूर कर देखा था, इस वजह से एक गार्ड तुरंत सुरभि के सामने आकर खड़ा हो गया। सुरभि ने अपना कदम पीछे लिया और फोन निकाला। अब वह सिर्फ सोहम से आशा कर सकती थी यहाँ आकर कुछ करने के लिए। शंभवी ने उसे रोका, डॉक्टर सोहम यहाँ आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। सुरभि ने खाली आंखों से उसकी तरफ देखा, वो भाई है ना आपके? आप क्यों नहीं रोक रही उन्हें? वो किसी की नहीं सुनता। ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सके, शंभवी ने बेबसी से कहा। सुरभि का जबड़ा कस गया। उसने शंभवी के कंधे पर धक्का मारकर उसे पीछे धकेला, झूठी है आप। सब कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती, क्योंकि आपके भाई की मनमानी के अड़चन जो पड़ जाएगी। शंभवी अपनी जगह से जरा भी ना हिली थी, इसलिए सुरभि ने खुद ही उससे अपना मुंह फेर लिया। शंभवी सर पकड़कर बोली, मुझे दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। जरा अपने भाई को भी देखो, वह क्यों नहीं कुछ कह रहा? अब जाकर सुरभि ने इस बात पर गौर किया। यूं तो अनंत छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा मचा देता था, लेकिन अब एकदम शांत मुंह बंद करके बैठा हुआ था। अनु, मैं पागल हुई जा रही हूँ तुम्हारे कारण और तुम चुपचाप बैठे हो। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कहीं इस आदमी ने तुम्हें कोई नशे की दवाई तो नहीं खिला दी ना? सुरभि चिल्लाकर बोली, क्योंकि गार्ड उसका रास्ता रोके खड़ा था। शंभू, इस लड़की का मुंह अपने हाथों से बंद करोगी या मुझे करना होगा? प्रेम ने गुस्से में कहा। लेकिन फिर भी अनंत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। शंभवी ने मजबूरन सुरभि को पकड़ लिया और उसे शांत रहने के लिए समझाने लगी, लेकिन सुरभि उसकी जरा भी सुनने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ रही थी। धनंजय हर एक जरूरत की चीज पंडित के सामने मुहैया करा रहा था। जल्दी ही प्रेम ने शादी की अंगूठी अनंत की उंगली में पहना दी। प्रेम ने फिर उसके हाथ में एक अंगूठी पकड़ाई और अपनी उंगली में पहना ली। उसके बाद अनंत को उठाए उसने फेरे पूरे किए। फेरों के बाद धनंजय ने दोनों के सामने पेपर रखे। सबसे पहले प्रेम ने उस पर हस्ताक्षर किए और पेन अनंत के सामने कर दिया। अनंत ने पेन ले किया। सुरभि के रोकने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, पर फायदा क्या था? अनंत ने तो पहले ही अपना फैसला कर लिया था। जैसा प्रेम चाहे उसे करना था।
जैसे ही उसने पेपर पर साइन किए दरवाजे से सोहम भागता हुआ अंदर पहुंचकर रुका। अनंत ने अपनी नजरें उठाई तो वह फिर भीग कर बहने लगी। टू बी कंटिन्यूड कमेंट के साथ साथ फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। CH40 तुम्हें जिंदा जाने की अनुमति है। सोहम ने जब उस विला के अंदर प्रवेश किया तब तक अनंत की शादी पूरी हो चुकी थी। सोहम के सांसें तेज चल रही थी। अनंत को रोता हुआ देखकर उसके दिल में दर्द हो उठा। साथ ही वह शादी का तामझाम देख काफी ज्यादा गुस्से से भर चुका था। इसी बीच विराट उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसकी एक भौं ऊपर उठ गई। प्रेम ने जैसी दोनों को देखा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, आशीर्वाद देने वालों की कमी थी बस। देखो अब तुम्हारा भी बड़ा भाई आ गया और मेरा भी। सोहम गुस्से में आगे चला गया और उसने सीधे जाकर प्रेम को कॉलर से पकड़कर खड़ा कर दिया। सारे गार्ड्स सतर्क होकर उस पर निशाना साधे तैयार हो गए। वही अनंत, सुरभि की आंखें फैल गई। सोहम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस समय, ना ही कोई डर था उसे। प्रेम को झकझोरते हुए उसने कहा, क्या कर दिया तुमने ये? प्रेम ने शांति से उसकी कलाइयां पकड़कर कहा, शादी की है डॉक्टर। इतना भड़क क्यों रहे हो तुम? जरा शांति से बात करो। क्योंकि जो होना था वह हो चुका। तुम चाहकर भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी जगह है। यहाँ मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। और मुझे मजबूर भी मत करो। मैं अपने हस्बैंड को दुखी नहीं कर सकता उसके परिवार वालों के साथ कुछ करके। प्रेम ने अपनी कॉलर काफी आराम से छुड़ा ली। अब आए हो तो अपनी भाई को खुशी खुशी आशीर्वाद देकर चले जाओ। सोहम ने गुस्से में अपने हाथ झटक लिए। तुम्हें क्या लगता है जबरदस्ती मेरे भाई के साथ ये सब करके तुम आसानी से बच जाओगे? मैं पुलिस केस कर दूंगा तुम पर। एक मजाक उड़ाने वाली हंसी वहां सुनाई देने लगी, जो गार्ड्स के बीच में से आई थी। विराट ने ठंडी नजरें चारों तरफ डाली तो सब शांत हो गए, लेकिन धनंजय नहीं हो पाया। उसने आराम से कहा, और वो किनको अरेस्ट करेंगे तुम्हारे कहने पर? सोहम का जबड़ा कस गया। वो समझ गया यहाँ बात करके कोई फायदा नहीं। वह पलटकर अनंत के पास गया और उसके सामने बैठा तो अनंत ने एकदम से उसे गले लगा लिया। कुछ कहने की जगह वह जोर जोर से रोने लगा। सोहम का दिल हजार टुकड़ों में बट चुका था। वह पूरी कोशिश करता था कि अनंत की आंखों में कभी आंसू ना आए, लेकिन यहाँ तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें खुद से दूर भेजना। माफ कर दो अनु, लेकिन अब मैं इसे जरूर सुधारूंगा। सोहम ने उसकी पीठ पर बाहें कसकर कहा। प्रेम ने सर हिला दिया और ठंडी आवाज में कहा, सॉरी डॉक्टर, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो मेरा है, मेरा पति, जिसे तुम अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकते। बाकी तुम समझ तो गए होंगे कि कानून का उपयोग कर कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे तुम मेरा। मिल लो अपने भाई से आखिरी बार, उसके बाद शायद ही तुम्हें मौका मिले। चलो सोमू, अपने भाई को ले लो, हम जा रहे हैं। विराट बेबाकी से बोला तो प्रेम की नजरें उसकी तरफ घूम गई। विराट ने आगे कहा, मैं भी तो देखूं, कौन रोकेगा तुम्हें? प्रेम मंडप के छोटे से स्टेज से उतरकर विराट के सामने चला गया। दूसरी तरफ खड़ी शंभवी और गागी एकदम से सतर्क हो गई, और उसके अलावा गार्ड्स भी। अब आगे कुछ भी हो सकता था। धनंजय दांत चबाकर बोला, ये लेवल 6 अपनी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं रहता? क्या ही मजा आता है इसे। उस जगह का माहौल एकदम से गर्म हो उठा था। विराट और प्रेम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। उन्हें देखकर कोई भी आसानी से बता देता कि वो सामने वाले को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आए हो वैसे ही वापस चलो जाओ। तुम्हें जिंदा जाने की अनुमति है मेरी तरफ से। प्रेम का लहजा मौत सा ठंडा था। तुम शहर कंट्रोल कर सकते हो और माफिया वर्ग भी, लेकिन मुझे नहीं कर सकते। जिस कुर्सी पर तुम बैठकर ताकत का घमंड कर रहे हो वह मेरी दी हुई भीख थी तुम्हारे लिए। विराट ने जो बात कही वह एक सच्चाई थी, वरना अगला माफिया किंग वही बनता, ये सबको पता था। अपने मतलब के लिए छोड़ी चीजों को दान का नाम देकर बढ़ावा मत करो। आज भी तुम्हारा बाप वो वजह ढूंढ रहा है जिसके कारण तुम मेरी जगह उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। फिलहाल तो वो मुझे कारण समझता है, लेकिन क्या हो अगर उसके सामने सच्चाई आ जाए? प्रेम ने कहा तो पलक झपकने से पहले ही विराट ने बंदूक निकालकर उसके सर पर लगा दी। सारे गार्ड्स ने आकर विराट को घेर लिया, इसलिए गागी भी तेजी से विराट की मदद के लिए आगे पहुंची। वह तुम्हारी कमजोरी भी बहुत जान लगाकर ढूंढ रहे हैं। क्या हो अगर तुम्हारी कमजोरी भी बाहर आकर लोगों को पता चले? विराट ने कहा तो प्रेम ने भी बंदूक निकालकर उसके सर पर लगा दी। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर सुरभि कांप रही थी। शंभवी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उन्हें रोकना फिलहाल सबसे जरूरी काम था।
इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ भी कहता, शंभवी ने बीच में जाकर खड़े होते हुए तेज आवाज में दोनों से कहा, प्रेमवीर पीछे हट जाओ। सोहम और अनंत भी उन्हें देखने लगे। सोहम तो विराट के हाथ में हथियार देखकर चौंक गया था। हाँ, वह मानता था विराट थोड़ा अजीब था, लेकिन खतरनाक निकल आएगा इसका उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। दोनों लड़के मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए शंभवी ने हाथ से दोनों को पकड़कर दूर कर दिया। अपने हथियार नीचे करो, समझे ना? तुम बीच में मत पड़ा करो शंभू। किसी दिन तो इसे अच्छा सबक मिलने की जरूरत है, ताकि इसे याद रहे ये हम में से नहीं है। विराट ने कहा, तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए उस घर में पैदा होकर? जिम्मेदारियों से भागने के अलावा कुछ किया भी है आज तक? सिर्फ तुम्हारे कारण मैं यहाँ हूँ, वरना कभी नहीं आता, प्रेम ने गुस्से में कहा। उसने अभी भी अपनी बंदूक का निशाना विराट को बनाए रखा था। ना ना, तुम मेरे कारण तो यहाँ बिल्कुल नहीं आए, तुम उस लड़के की वजह से आए हो, विराट ने उसे याद दिलाया। वह तीनों भाई बहन एक दूसरे के बारे में हर छोटी से छोटी बात जानते थे, भले ही वह नजर रखवा कर ही क्यों ना पता लगाई गई हो। लेकिन एक खास बात थी, उनके बीच की बातें पिछले 5 सालों से उनके बीच ही बनी रही, कभी वजह नहीं निकली। दरवाजे पर उदयनाथ लाठी के सहारे एक हाथ पीठ के पीछे रखे खड़े थे। उनके पीछे ही ईश्वर था। वह कब से इस तमाशे को देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल पुराने दिन याद आ गए, कैसे सगे होकर अंशुमन और नमन ऐसे ही एक दूसरे पर टूट पड़ते थे और शुभ्रा को हमेशा बीच में पड़कर उन्हें रोकना पड़ता था। टू बी कंटिन्यूड। कमेंट के साथ साथ फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले।